हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ अपने डिस्कशन को शुरू कर दिया था। और मैंने आपको यह भी बता दिया था कि बंगाल में अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार संघर्ष यानी कि सक्सेशन डिस्प्यूट प्रारंभ हो गया था। और ये सक्सेशन डिस्प्यूट यानी कि उत्तराधिकार संघर्ष किस किस के बीच में था? घसीटी बेगम एवं सिराजुद्दौला। तो घसीटी बेगम कौन थी? घसीटी बेगम अली वर्दी खां की बेटी थी। और सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला अली वर्दी खां का नाती था। ओके, सो एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम को हरा दिया और सिराजुद्दौला 1757 में बंगाल का नवाब बन गया। ओके, सो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला 1757 में बंगाल का नवाब बन गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। सो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको जगत सेठ बंधु यानी कि जगत सेठ ब्रदर्स के बारे में भी बताया था। तो कौन थे ये जगत सेठ ब्रदर्स? ये दो भाई थे जो व्यापारी थे। ये बहुत धनी थे, बहुत पैसे वाले थे। और ये मनी लेंडर्स भी थे, यानी कि ये साहूकार भी थे। ये लोगों को पैसा देते थे और उससे ब्याज वसूलते थे। ओके, और ये बंगाल की राजनीति में इनका बहुत महत्व था। ओके, बंगाल की राजनीति में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। ये बहुत पावरफुल लोग थे। ओके, सो अब हुआ क्या कि ये जगत सेठ ब्रदर्स जो थे, जगत सेठ बंधु जो थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत करीबी थे। ओके, यानी कि जगत सेठ बंधुओं का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत अच्छा संबंध था। तो जगत सेठ बंधु यह चाहते थे कि नवाब सिराजुद्दौला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड में मोनोपोली यानी कि व्यापार में एकाधिकार दे दें। ओके, यानी कि कोई भी और कंपनी बंगाल में ट्रेड ना कर पाए, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ट्रेड कर पाए। लेकिन फ्रेंड्स, सिराजुद्दौला बहुत ही तेज तर्रार आदमी था, बहुत ही असर्टिव आदमी था, बहुत स्ट्रांग आदमी था। ओके, सो सिराजुद्दौला ने यह पक्का इरादा बना लिया था कि वो कुछ भी करके जगत सेठ बंधुओं के महत्व को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि जगत सेठ बंधु बिना किसी बात के, अनावश्यक रूप के बंगाल की राजनीति में सिराजुद्दौला के कोर्ट में हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ये जगत सेठ बंधु क्या कर रहे थे? ये बिना किसी बात के अनावश्यक रूप से बंगाल की राजनीति और सिराजुद्दौला के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने पक्का इरादा बना लिया कि मैं कुछ भी करके इन जगत सेठ बंधुओं के महत्व को कम करके रहूंगा। तो अब सिराजुद्दौला क्या करेगा? तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि ब्रिटेन ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन यूरोप का एक देश है। और ब्रिटेन के लोग अपनी एक कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बना के भारत के साथ व्यापार करने को आए थे। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से ब्रिटेन यूरोप का एक देश है, बिल्कुल उसी प्रकार यूरोप में कई अन्य देश और हैं, जैसे कि फ्रांस, पोर्टुगल, जर्मनी, डच। तो जिस प्रकार ब्रिटेन के लोग भारत के साथ व्यापार करने आए थे, बिल्कुल उसी प्रकार अन्य देशों के लोग भी अपनी अपनी कंपनी बनाकर भारत के साथ व्यापार करने आए थे। जैसे कि डच लोग, है ना, जैसे कि पुर्तगाली, जैसे कि फ्रेंच। तो जैसे ब्रिटेन के पास अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार फ्रेंच लोगों के पास यानी कि फ्रांसीसी लोगों के पास भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसे हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। तो अब हुआ क्या कि ये जो जगत सेठ बंधु थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के करीबी थे। ओके, और नवाब क्या चाहता था? नवाब जगत सेठ बंधुओं के प्रभाव को कम करना चाहता था। तो अब नवाब क्या करेगा? तो नवाब ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपनी मित्रता बनाना शुरू कर दिया। ओके, सो नवाब ने क्या किया? नवाब ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपनी मित्रता बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब नवाब क्या चाहता था? नवाब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में एकाधिकार देना चाहता था। नवाब क्या चाहता था? नवाब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्पेशल प्रिविलेजेस यानी कि विशेष अधिकार देना चाहता था। सो फ्रेंड्स, अब क्या हुआ कि जगत सेठ बंधुओं ने नवाब सिराजुद्दौला से कहा कि सर, आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को
व्यापार में एक अधिकार दे दो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में एक अधिकार दे दो। अब चूंकि सिराजुद्दौला जगत सेठ बंधुओं से नाराज था, उनका प्रभाव कम करना चाहता था, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, जगत सेठ बंधुओं की बात नहीं मानी और इससे जगत सेठ बंधु नाराज हो गए। तो अब दो अलायंसेस या दो गुट बन गए। एक गुट में थे जगत सेठ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे गुट में था सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, सो अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि चूंकि नवाब ने जगत सेठ बंधुओं की बात नहीं मानी, तो जगत सेठ बंधुओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आप नवाब पे प्रेशर बनाओ, आप नवाब पे दबाव बनाओ ताकि नवाब आपकी बात माने। तो जगत सेठ बंधुओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दो सलाह दी। सबसे पहली सलाह यह दी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के राजनीतिक उपद्रवियों को शरण दे, यानी कि जो क्रिमिनल्स थे, जो अपराधी थे, जो जिनको सिराजुद्दौला के सैनिक ढूंढ रहे थे, उनको कौन शरण दे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शरण दे। तो पहली सलाह क्या दी, पहली सलाह यह दी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अपराधियों को, बंगाल के राजनीतिक अपराधियों को शरण दे दे। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसके बाद जगत सेठ बंधुओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरी सलाह यह दी कि वो अपनी फैक्ट्रीज का, अपने कारखानों का किलेबंदी करें, यानी कि अपने कारखानों के, अपनी कॉलोनीज के, यानी कि जो इनकी बस्ती है, जो उनके कारखाने हैं, जो उनकी फैक्ट्री है, उसके चारों तरफ किला बना लें, उसके चारों तरफ एक सिक्योरिटी वॉल बना लें, एक किले का निर्माण करें और अपने साथ शस्त्र रखें, अपने साथ वेपन्स रखें। ओके, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जगत सेठ बंधुओं के परामर्श पर बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज के चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, चूंकि अब यह बात सिराजुद्दौला के खिलाफ थी, तो सिराजुद्दौला इससे बहुत ज्यादा नाराज हो गया। तो इस बात ने नवाब सिराजुद्दौला को बहुत नाराज कर दिया और नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया। ओके, सो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बस्ती थी कलकत्ता में, उस पर नवाब सिराजुद्दौला ने हमला कर दिया और नवाब ने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को, बहुत सारे अंग्रेज अफसरों को क्या किया, बंदी बना लिया और उनको बंदी बना करके एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, तो नवाब ने क्या किया, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को बंदी बनाया और उन्हें बंदी बना के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि सफोकेशन के कारण, दम घुटने के कारण 20 से ज्यादा ब्रिटिश ऑफिसर मारे गए, 20 से ज्यादा ब्रिटिश अधिकारी मारे गए और इस घटना को हम कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल वाली घटना। सो फ्रेंड्स, क्योंकि यह घटना एक बहुत बड़ी घटना थी ब्रिटिशर्स के लिए, सो इससे ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा नाराज हो गए, ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। सो फ्रेंड्स, अब अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को सबक सिखाने की ठान लिया। अब रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त हैदराबाद में था। ओके, सो रॉबर्ट क्लाइव अब ब्रिटिश सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी के साथ रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी के साथ हैदराबाद से बंगाल की तरफ कूच करने लगा। ओके, सो रॉबर्ट क्लाइव मार्च फ्रॉम हैदराबाद टू बंगाल विथ अ गुड नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स। ओके, सो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त हैदराबाद में था। सो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी के साथ हैदराबाद से बंगाल की तरफ कूच करने लगा और जो सैनिक रॉबर्ट क्लाइव के साथ थे वो बहुत बड़ी संख्या में थे। रॉबर्ट क्लाइव के पास बहुत बड़ी संख्या में सैनिक दल था। और अब शुरू होता है बैटल ऑफ प्लासी या फिर प्लासी का युद्ध। सो फ्रेंड्स, प्लासी के युद्ध में एक तरफ था नवाब सिराजुद्दौला, ओके, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ओके, सो फ्रेंड्स, अब एक तरफ था नवाब सिराजुद्दौला और उसकी मदद कर रही थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनकी मदद कर रहे थे जगत सेठ बंधु। ओके, सो फ्रेंड्स, अब जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी, जैसे कि हमारे यहाँ BSNL है, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, जैसे कि रिलायंस जियो है। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक सरकारी कंपनी यानी BSNL की कैसी हालत है
और एक प्राइवेट कंपनी यानी कि जियो की कैसी हालत है। ओके, सो बिल्कुल वही डिफरेंस था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, वैसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर नहीं थी, लेकिन किसी भी सरकारी तंत्र में डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हर्डल्स होती हैं, यानी कि किसी भी निर्णय को लेने में बहुत ज़्यादा अड़चनें होती हैं। किसी भी निर्णय को आसानी से नहीं लिया जा सकता। बल्कि इसके विपरीत यदि कोई भी निर्णय किसी प्राइवेट संस्थान में लेना हो तो उस निर्णय को तुरंत लिया जा सकता है। जैसे यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध घोषणा करनी थी तो उन्होंने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले बहुत सारी परमिशंस लेनी थी। अब इस बात को मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। जैसे कि भारत में जो राजस्व विभाग होता है तो उसमें जो सबसे ग्राउंड लेवल पर कर्मचारी काम करता है उसे पटवारी बोलते हैं। तो मान के चलो एक बार क्या हुआ, मान के चलो एक बार किसी गांव के खेतों में बहुत ज़्यादा कीट लग गए। ओके, बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए। सो लोगों ने पटवारी से कहा कि आप हमको फ्री में, मुफ्त में सरकार से सिफारिश करके कीटनाशक दवा दिलवाएं। तो अब पटवारी क्या करेगा, पटवारी सबसे पहले आरआई से कहेगा, यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर, या जिसे हम गिरदावर बोलते हैं। उसके बाद गिरदावर क्या कहेगा, वो लिखित में नायब तहसीलदार से कहेगा। फिर नायब तहसीलदार इसी बात को लिखित में तहसीलदार से कहेगा। फिर तहसीलदार, क्योंकि चीजें एक एक करके ऊपर बढ़ेंगी, एक एक करके क्रमिक रूप से चीजें ऊपर बढ़ेंगी। फिर तहसीलदार इस चीज को डिप्टी कलेक्टर से कहेगा, और डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर से, फिर कलेक्टर कमिश्नर से, और फिर ये फाइल ऊपर पहुंचेगी मंत्रालय में। और उसके बाद मंत्रालय से ये फाइल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यानी कि कृषि मंत्रालय में पहुंचेगी, क्योंकि ये घटना किससे रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। फिर कृषि मंत्रालय एक कमेटी का गठन करेगा इस बात की जांच करने के लिए कि क्या ये सत्य है या नहीं। फिर वो कमेटी आके उस चीज की जांच करेगी कि क्या वास्तव में खेतों में कीट लगे हैं या नहीं लगे हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कहीं जाकर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज के बाद वो क्या करेंगे, बजट को सैंक्शन करेंगे, यानी कि बजट देंगे। और तब तक क्या होगा, तब तक कीड़े सारी फसल को खा जाएंगे। यानी कि जो पूरी प्रोसेस हुई वो किसी काम की नहीं हुई। इसलिए किसी भी सरकारी तंत्र में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा जटिल होती है। तो ऐसी जब युद्ध की घोषणा हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो तुरंत युद्ध घोषित कर दिया, लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने ऊपर के ऑफिसर से परमिशन लेनी थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला की कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाई। हालांकि उन्होंने जितनी बन पड़ी मदद की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाए। अब एक तरफ सिराजुद्दौला अकेला है, क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी उनके साथ तो है लेकिन वो डायरेक्टली मदद नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और उनकी मदद कौन कर रहे हैं, जगत सेठ बंधु कर रहे हैं। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा है, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, चूंकि जगत सेठ बंधुओं का बंगाल की राजनीति में बहुत प्रभुत्व था, बहुत महत्व था, तो क्या हुआ कि एक आदमी था मीर जाफर। और मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला की एक बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी का सेना अध्यक्ष था, यानी कि मिलिट्री कमांडर था। तो मीर जाफर सिराजुद्दौला की एक बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी का सेना अध्यक्ष था। तो जगत सेठ बंधुओं ने मीर जाफर को लालच दिया कि यदि तुम प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का और मेरा सहयोग करोगे, ओके, और यदि तुम नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दोगे तो हम तुम्हें नवाब सिराजुद्दौला की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब बना देंगे। ओके, और मीर जाफर चूंकि वो बहुत लालची आदमी था, वो इनकी बातों में आ गया और उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देने का निर्णय कर लिया। तो अब जब युद्ध शुरू हुआ तो सिराजुद्दौला ने मीर जाफर और उसकी सेना की टुकड़ी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन मीर जाफर और उसकी सेना ने उन पर हमला करने से मना कर दिया और नवाब सिराजुद्दौला के आदेश को मानने से मना कर दिया। अब चूंकि सिराजुद्दौला बहुत कम सैनिकों के साथ बचा था तो सिराजुद्दौला को सरेंडर करना पड़ा, उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। और इस प्रकार प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए। ओके, सो कौन जीता प्लासी के युद्ध में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। सो फ्रेंड्स, बैटल ऑफ प्लासी के बाद अब होती है प्लासी प्लंडर या फिर प्लासी की लूट। तो क्या थी ये प्लासी प्लंडर या प्लासी की लूट? तो चूंकि अब नवाब सिराजुद्दौला हार चुके थे और सिराजुद्दौला नवाब नहीं थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को नवाब बना दिया। चूंकि अंग्रेजों ने और जगत सेठ बंधुओं ने मीर जाफर से प्रॉमिस किया था कि प्लासी के युद्ध में जीतने के पश्चात हम तुम्हें नवाब बना देंगे, तो मीर जाफर क्या बन गया, बंगाल का नवाब बन गया। तो प्लासी प्लंडर में क्या हुआ कि सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को
बंगाल में ट्रेडिंग मोनोपोली दे दी गई, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार में एक अधिकार दे दिया गया। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार कर सकती थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगल ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब बंगाल में व्यापार नहीं कर सकती थी। ओके, उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब, क्योंकि बंगाल का नया नवाब कौन था, मीर जाफर था, तो बंगाल के नवाब से युद्ध क्षतिपूर्ति की डिमांड की कि अब आप हमें युद्ध का हर्जाना दो, क्योंकि आप युद्ध में हारे हो, युद्ध में बंगाल हारा है, तो बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध का हर्जाना देना है, क्षतिपूर्ति देना है। तो ये क्षतिपूर्ति दो हिस्सों में थी। सबसे पहली थी इमीडिएट या तात्कालिक क्षतिपूर्ति। तो इसके अकॉर्डिंग मीर जाफर को, यानी कि बंगाल के नवाब को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 2,75,000 रुपए इंस्टेंटली, यानी कि तत्काल प्रभाव से देने थे। ओके, सो पहला क्या था कि बंगाल के नवाब मीर जाफर को 2,75,000 रुपए तत्काल प्रभाव से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने थे। अब चूंकि मीर जाफर नया नया नवाब बना था और वो नवाब भी अंग्रेजों की कृपा से बना था, तो उसने हंसी खुशी ये पैसे उनको दे दिए। और इसकी दूसरा प्रोविजन ये था कि 1757 से लेकर 1760 तक 22.5 मिलियन रुपए बंगाल के नवाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने हैं। ओके, सो दूसरा प्रोविजन क्या था कि 1757 से लेकर 1760 के बीच में बंगाल के नवाब यानी कि मीर जाफर को 22.5 मिलियन यानी कि 2,25,00,000 रुपए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने हैं। फ्रेंड्स, 2,25,00,000 रुपए उस वक्त बहुत बड़ी कीमत होती थी। अब किसी भी स्टेट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो मेन स्रोत होता है इनकम का, वो क्या होता है, लैंड रेवेन्यू। और लैंड रेवेन्यू से इतनी इनकम जनरेट नहीं होती थी कि 2,25,00,000 रुपए 3 साल में अंग्रेजों को दिए जा सके। तो 1760 आते आते मीर जाफर ने क्या किया, मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि सर, मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकता हूं, मैं आपको इस राशि को देने में अक्षम हूं। अब ब्रिटिशर्स थे पैसे के लालची, उन्हें चाहिए था पैसा, तो उन्होंने मीर जाफर को पकड़ के गद्दी से उतारा और उन्होंने मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। तो अब क्या हुआ कि 1760 में मीर कासिम बंगाल का नया नवाब बन गया। अब फ्रेंड्स, मीर कासिम मीर जाफर की तरह दब्बू और डरपोक आदमी नहीं था। मीर कासिम बहादुर था, मीर कासिम बुद्धिमान था और चालाक भी था। तो सबसे पहले तो मीर कासिम ने यह सोचा कि बंगाल में जो भी अनुचित घटनाएं घट रही हैं, उसके पीछे का मेन कारण कौन है। सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हारे, इसके पीछे किसका हाथ है। ठीक है, बंगाल को लूटा गया, इसके पीछे किसका हाथ है। तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि इन सब के पीछे जगत सेठ बंधुओं का हाथ है। यही दोनों हैं जो सारी फसाद की जड़ हैं। तो सबसे पहले मीर कासिम ने जगत सेठ बंधुओं की हत्या करने का निर्णय लिया और 1763 यानी 1763 में मीर कासिम ने जगत सेठ की हत्या कर दी। ओके, उसके बाद मीर कासिम अब ये समझ गया था, क्योंकि अंग्रेज शक्तिशाली थे, अंग्रेजों के पास नए शस्त्र थे, उनके पास बंदूकें थीं, और भारतीय नवाबों के पास क्या थी, तलवार और तीर कमान, और अंग्रेजों के पास बंदूकें थीं, तोपें थीं, तो उनसे जीतना थोड़ा सा मुश्किल था। तो अब मीर कासिम यह समझ गया था कि अंग्रेजों को अकेले हराना तो असंभव है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे गठबंधन करना होगा। तो मीर कासिम सबसे पहले अवध के राजा शुजा-उद-दौला के पास गया और उसने शुजा-उद-दौला को कन्विंस किया कि शुजा-उद-दौला मीर कासिम का साथ दें अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद मीर कासिम मुगल शासक के पास गया। उस समय मुगल शासक कौन था, उस समय मुगल शासक थे शाह आलम टू। ओके, सो अब क्या हुआ, उसने शाह आलम टू को भी कन्विंस किया कि सर, आप मेरा अंग्रेजों के खिलाफ साथ दें। और कैसे कन्विंस किया, इस तरह से कन्विंस किया कि अभी अंग्रेजों ने बंगाल को हराया है, उसने अभी बंगाल को लूटा है, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती जा रही है, तो अंग्रेज अब दिल्ली को भी लूट सकते हैं, अवध को भी लूट सकते हैं और पूरे हिंदुस्तान को लूट सकते हैं। और यही सही वक्त है कि हम सब मिलकर अंग्रेजों से जीत सकते हैं, क्योंकि यदि इस वक्त अपन ने अंग्रेजों पर आक्रमण नहीं किया तो अंग्रेजों की शक्ति और बढ़ जाएगी, फिर उनसे जीतना असंभव हो जाएगा। तो शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू यानी कि अवध और मुगल शासक दोनों ही बंगाल का यानी कि मीर कासिम का साथ देने के लिए तैयार हो गए। ओके फ्रेंड्स, सो अब इसके बाद शुरू होता है बक्सर का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर। सो बक्सर का युद्ध 1764 में शुरू होता है और इसमें एक तरफ थे बंगाल,
अवध और दिल्ली। तो बंगाल, अवध और दिल्ली की तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से एक साथ थीं और एक तरफ अकेली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि जगत सेठ भी अब मारे जा चुके थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ अकेली थी और बंगाल, अवध और दिल्ली की तीनों सेनाएं एक तरफ थीं। और फ्रेंड्स, इमेजिन कि उस वक्त अंग्रेजों ने इन तीनों सेनाओं को एक साथ हरा दिया। ओके, सो अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल, अवध और दिल्ली की संयुक्त सेनाओं को एक साथ हरा दिया। और इस युद्ध में कौन जीता? इस युद्ध में ब्रिटिशर्स फिर से जीत गए। ओके, अब क्यों हरा दिया? इसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि एक तो ये तीन सेनाएं अलग अलग थीं और इनके जो मिलिट्री कमांडर थे वो भी अलग अलग थे। तो सेनाओं में जो था वो तालमेल नहीं था, कोई सेना कुछ कर रही थी, कोई सेना कुछ कर रही थी। उसके अलावा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का कमांडर था वो एक आदमी था। तो पूरी सेना एक बार में एक ही चीज कर रही थी, वो अपने एक कमांडर का आदेश मान रही थी। उसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत उम्दा किस्म के हथियार थे, उनके पास बहुत अच्छी तोपें थीं, उनके पास बंदूकें थीं। लेकिन हमारी बंगाल, अवध, दिल्ली की सेनाओं के पास क्या थी? तलवारें थीं, तीर कमान थे, है ना, और थोड़ी बहुत तोपें मान लो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत अच्छे हथियार थे और इसी कारण से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर के युद्ध में जीत गई। ओके, सो बैटल ऑफ बक्सर के बाद होती है इलाहाबाद की संधि, यानी कि ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। तो क्या होता है ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद में कि सबसे पहले तो अवध में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार मिल जाता है। यानी कि अब अवध में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर पाएगी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, इनमें से किसी को भी अवध में व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी। उसके अलावा 5 मिलियन यानी कि 50 लाख रुपए अवध नरेश को ब्रिटिशर्स को क्षतिपूर्ति के रूप में देने थे। ओके, सो जो अवध के नवाब थे उनको ब्रिटिशर्स को यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने थे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार यानी कि दीवानी राइट्स मिल गए। तो क्या होते हैं ये दीवानी राइट्स? तो फ्रेंड्स, सरकार के दो टाइप के काम होते हैं, एक पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और दूसरे इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक। तो राजनीतिक काम जैसे कि कानून बनाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, है ना, जस्टिस मेंटेन करना, जो कानून का उल्लंघन करें उन्हें सजा देना। और दूसरा होता है आर्थिक काम, यानी कि जनता से कर वसूलना, खजाने की रखवाली करना। खजाने का मालिक कौन है? ओके, जनता से कर वसूलना, लैंड रेवेन्यू लेना। ओके, सो हुआ क्या कि ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल पावर्स थी यानी कि जो राजनीतिक शक्तियां थी, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून बनाना, ये बंगाल के नवाब के पास रही। ओके, सो लॉ एंड ऑर्डर कौन करेगा? बंगाल का नवाब करेगा। कानून कौन बनाएगा? बंगाल का नवाब बनाएगा। जस्टिस कौन देखेगा? न्याय व्यवस्था कौन देखेगा? बंगाल का नवाब देखेगा। लेकिन जनता से कर वसूलने का अधिकार, जनता से टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किसको दे दिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। तो अब टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? जनता से कर कौन वसूलेगा? खजाने का मालिक कौन बनेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, सो फ्रेंड्स, बक्सर की जीत ब्रिटिशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि बक्सर की जीत के बाद ब्रिटिशर्स को बक्सर की जीत के बाद क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि में ब्रिटिशर्स को बंगाल में दीवानी अधिकार मिल गए, यानी कि वो बंगाल की राजनीति में एक्टिव हो गए, बंगाल की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। क्यों? क्योंकि सरकार का जो पूरा एक कार्य है यानी कि कर वसूलना, वो कौन कर रहा है? खजाने की मालिकी करना, वो कौन कर रहा है? वो अंग्रेज कर रहे हैं। और चूंकि पावर के दो सबसे बड़े सोर्स होते हैं, शक्ति के सबसे बड़े दो सोर्स होते हैं, एक मसल और एक मनी, यानी कि पैसा और सेना। ओके, सो अब जो नवाब थे, जो बंगाल का नवाब था, उसके पास पैसा तो बचा नहीं, क्योंकि कर कौन वसूलेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलेगी। और जो सेना थी वो भी बहुत कम बची हुई थी, क्योंकि वो युद्ध में 2 बार हार चुके थे। ओके, और ब्रिटिशर्स के पास पैसा तो बहुत मिल गया, क्यों? क्योंकि वो व्यापार से भी पैसे कमा रहे थे और जो बंगाल की जनता थी उससे भी अधिक से अधिक कर वसूल रहे थे। तो जो मनी पावर थी यानी कि जो पैसा था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारा आ गया। और उसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपनी अच्छी सेना भी थी, अच्छे किस्म के हथियार भी थे। ओके, और जो पैसा उन्हें बंगाल से मिला उससे उन्होंने
अपनी सेना को और बढ़ा लिया, अपने सैनिकों की संख्या और बढ़ा ली। उसके अलावा उन्होंने अपने हथियारों को और अच्छा बना लिया और नए-नए हथियार खरीद लिए। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो बहुत अधिक शक्तिशाली बन गई। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे-धीरे भारत के सभी प्रोविंसेस को, सभी राज्यों को जीत लिया और ब्रिटिशर्स भारत के पॉलिटिकल मास्टर यानी कि भारत के शासक बन गए। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हुआ क्या कि अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी अधिकार मिल गए। अब चूंकि उनको जनता से कर वसूलना था, तो उनको कर वसूलने के लिए अधिकारी भी चाहिए, कर्मचारी भी चाहिए। ठीक है, तो कर कौन वसूलेगा? कर वसूलेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर आयकर निरीक्षक। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहां से नियुक्त किए गए? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ब्रिटेन से नियुक्त किए गए। तो कुछ लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पे चुन के ब्रिटेन से भारत भेज दिया गया। अब ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स या आयकर निरीक्षक क्या करेंगे? ये भारत के जमींदारों से, भारत की जनता से कर वसूलेंगे। फ्रेंड्स, अब मान के चलिए क्या हुआ कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, वो एक जमींदार के पास, एक बहुत बड़े जमींदार के पास कर लेने गया। और मान के चलो इस जमींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 करोड़ रुपए टैक्स देना है। तो जमींदार सबसे पहले क्या करेगा? जमींदार सबसे पहले उसकी आवभगत करेगा, उसको इंडियन फूड खिलाएगा, पूड़ी सब्जी सेवैया की खीर, है ना, उसकी सबसे पहले बहुत अच्छे से आवभगत करेगा। उसकी अच्छे से खातिरदारी करने के बाद वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को एक ऑफर देगा। वो बोलेगा, देखो, मुझे आपको कितना कर देना है? 1 करोड़ रुपए। ओके, और आपकी सैलरी कितनी होगी? आपकी सैलरी मुश्किल से 5,000, 10,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। और आप क्या कर रहे हो? आप कंपनी के बिहाफ में, कंपनी की तरफ से मुझसे 1 करोड़ रुपए टैक्स ले रहे हो। तो इसमें ना तो आपका फायदा है ना मेरा फायदा है, सिर्फ कंपनी का फायदा है। अपन एक काम करते हैं कि आप मुझसे 30 लाख रुपए टैक्स लो, 15 लाख रुपए आप कंपनी के खाते में जमा करो और 15 लाख रुपए आप स्वयं रखो। तो इसमें एक विन विन सिचुएशन हो गई, यानी आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। मेरे 70 लाख बच गए और आपको 15 लाख रुपए मिल गए। और कंपनी को भाड़ में जाने देते हैं, कंपनी का जो होगा वो कंपनी जाने। आप क्या करो? आप अपना फायदा देखो और मेरा फायदा देखो। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, यहां से शुरुआत हुई कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की। तो कंपनी के कर्मचारी, चूंकि उनकी सैलरी कम थी, उनकी तनख्वाह कम थी और उनके हाथ में अधिकार अधिक आ गए, उनके हाथ में पावर्स अधिक आ गई, उनके पास जनता से टैक्स कलेक्ट करने के पावर्स थे। तो कंपनी के कर्मचारी बहुत भ्रष्ट हो गए। उन्होंने शुरुआत में जमींदारों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया और कंपनी को चूना लगाया, और बाद में वो भारतीय जनता के शोषण पर आ गए। उन्होंने भारतीय जनता से अधिक कर वसूला और कंपनी के खाते में बहुत कम पैसे जमा किए और सारे पैसे खुद की जेब में डाल लिए। तो फ्रेंड्स, आलम यह हुआ कि मान के चलो कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जब ब्रिटेन से नियुक्त होकर आया था, तो उसके पास केवल 1 लाख रुपए थे। लेकिन जब वो भारत से वापस ब्रिटेन गया तो उसके पास 2 करोड़ रुपए थे। यानी कि उसकी जो संपत्ति थी, उसकी जो नेटवर्थ थी, वो 200% बढ़ गई। ठीक है, और कंपनी लगातार घाटे में जाने लगी क्योंकि कंपनी को पैसा मिल नहीं रहा था। तो कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कर्ज मांगा कि आप हमें लोन दे दो क्योंकि हमारी कंपनी घाटे में जा रही है। तो सरकार भी इस बात को देख रही थी कि कंपनी लगातार घाटे में जा रही है और कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो 5-5 हजार रुपए की सैलरी पे काम कर रहे हैं, वो करोड़पति अरबपति बनते जा रहे हैं। ओके, ब्रिटिश सरकार ने एक गुप्त समिति का गठन किया, एक सीक्रेट कमेटी को नियुक्त किया। उस कमेटी ने भारत में आके जांच की और उसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को पेश की। और ब्रिटिश सरकार से उस कमेटी ने सिफारिश की कि आप जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ करें जिससे कि भारत में जो कंपनी के कर्मचारी हैं, उनके भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी बहुत अधिक भ्रष्ट हो चुके हैं। वो भारतीय जनता का शोषण कर रहे हैं, वो अपनी स्वयं की कंपनी का भी शोषण कर रहे हैं और वे स्वयं को संपत्ति वाला, स्वयं को पैसे वाला बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उनके भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए, उनके भ्रष्टाचार को रेगुलेट करने के लिए अब ब्रिटेन की संसद पास करेगी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, ब्रिटेन की संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मेन मोटिव क्या था, मेन उद्देश्य क्या था कि कंपनी के कर्मचारी जो भ्रष्ट होते जा रहे हैं, कंपनी के कर्मचारी जो भारत की जनता का शोषण कर रहे हैं,
तो इन कंपनी के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। इनके कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनका जो बिहेवियर है, वो जो करप्शन कर रहे हैं उसको रेगुलेट किया जा सके। इसलिए इस एक्ट का नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। क्यों? क्योंकि ये इस एक्ट को लाने का मेन उद्देश्य क्या था? कंपनी के कर्मचारियों के व्यवहार को रेगुलेट करना, यानी कि नियंत्रित करना। ठीक है? तो इसलिए इस एक्ट का नाम क्या दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के साथ अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता से पहले जितने भी एक्ट पारित किए हम उन सबको कवर कर सकें। ठीक है? अंत में मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल के बारे में उन सब लोगों को बताएं जो कि यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।